हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सी इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाला है केस स्टडी 1। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 जिसमें हमने ऑडिट रिस्क डिस्कस किया हुआ है वो अपलोड कर दिया है। होपफुली आपने वो देख लिया होगा, क्योंकि अगर वो देखा है तभी ये केस स्टडी 1 आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑडिट रिस्क में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और उस टाइम पर अगर ऑडिटर है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है तो उसे ऑडिट रिस्क कहा जाता है। ऑडिट रिस्क है वो सिर्फ वहीं पर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वहां पर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है फिर भी अगर ऑडिटर है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है कि यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, इसीलिए उसको ऑडिट रिस्क में कवर अप नहीं किया है। और बिजनेस रिस्क ऑफ ऑडिटर है वो भी ऑडिट रिस्क में कवर अप नहीं होता है। और ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। राइट, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। होप आपने वो अच्छे से देख लिया होगा, तो ये केस स्टडी 1 अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो चलिए अब समझते हैं केस स्टडी 1 जो दिया है आपको पेज नंबर 3.73 पर। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा ही ऑडिट रिस्क के ऊपर बेस्ड है, हाँ, बट पूरी थियरिटिकल नहीं है, पूरा ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का आपको अगर अच्छा नॉलेज है तो ये केस आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। CA Paritos is auditor of a company. The financial statements of a company have just been received for audit. Following issues have been flagged pertaining to the financial statements of the company for the purpose of risk assessment. CA Paritos है वो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी का वो रिसीव कर लिए है फॉर द ऑडिट, और उसमें से कुछ हमें चीजें मिली है कि जो शायद रिस्क असेसमेंट के लिए हमें हेल्पफुल हो सके। First one, the revenue of a company has fallen from rupees 50 crore in last year to rupees 5 crore in current year, for which financial statements have been received for audit due to lack of demand in the market for company's products. मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो प्रीवियस ईयर में 50 करोड़ था, इस ईयर में 5 करोड़ हो गया, मतलब 1/10 हो चुका है। तो यहां पर रेवेन्यू फॉल हुआ है क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है ज्यादा। Second, due to advent of new product in the market, companies' products are fast becoming outdated. जो मार्केट में नई प्रोडक्ट आई है इस वजह से कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो गई है, वो बहुत ज्यादा लोग अब नहीं परचेस करते हैं। A large customer having an outstanding balance of rupees 5 crore has failed to pay to the company despite efforts made by the company. जो डेटर्स है 5 करोड़ रुपीस के डेटर्स है, उन्होंने अभी तक कंपनी को पे नहीं किया है, वो फेल हुआ है पे करने में। बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे उनको बताया, फॉलोअप लिए, फिर भी कंपनी को उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 डेज इन लास्ट ईयर टू 90 डेज। पहले 30 डेज में इन्वेंटरी है वो सेल हो जाती थी, अब 90 डेज के लिए वो लोग होल्ड करते हैं, फिर सेल होती है। The company has also gets carried out job operations from third parties. Therefore, parts of inventories are lying with third parties. ये कंपनी है कुछ काम जॉब वर्क पर भी करवाते हैं, तो कुछ पार्ट्स जो है वो थर्ड पार्टीज के पास भी होंगे। राइट, ये हमें केस सिनेरियो केस स्टडी दिया हुआ है, उसके बेसिस पर एमसीक्यू से वो देखते हैं। Regarding drastic fall in revenue of the company, which of the following is an audit risk? जो सबसे पहला जो पॉइंट हमें दिया था कि रेवेन्यू है वो 50 करोड़ से 5 करोड़ हो चुका है इस ईयर में, तो वो ड्रास्टिक फॉल हुआ है, उस वजह से कंपनी में जो ड्रास्टिक फॉल हुआ है रेवेन्यू में, उस वजह से कौन सा ऑडिट रिस्क हो सकता है? फॉल इन रेवेन्यू वुड रिजल्ट इन फॉल ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। रेवेन्यू में कम हुआ है, इस वजह से प्रॉफिट्स भी कम होंगे, बट एक्चुअली प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है एंटिटी, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हाँ, वो दूसरे कंसिडरेशन के लिए हमें देखना रहेगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक्चुअल में ये ऑडिट रिस्क नहीं है। Drastic fall in revenue may imply that company is not able to carry out its operations in foreseeable future due to lack of demand in the market for company's products. There is a risk that going concern disclosure is omitted to be made in the financial statement. अब यहाँ पर रेवेन्यू इतना ज्यादा, एक ही साल में 1/10 हो गया रेवेन्यू, राइट, तो इट्स अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, और इतना डिक्रीज हुआ है तो वो शायद हो सकता है कि गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करे। फ्यूचर में ये जो एंटिटी है वो कंटिन्यू ना कर पाए तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो अफेक्ट होगा, तो शायद हो सकता है कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है बट उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ना करे, वो डिस्क्लोजर ओमिट कर दे, तो ये ऑडिट रिस्क हो सकता है, तो ये आने के चांसेस है, ये आंसर आ सकता है। सी ऑप्शन है, द कंपनी कैन एक्सप्लोर सम न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी इफ डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज फॉलिंग।
हो सकता है कि कंपनी है वो दूसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट, दूसरी लाइन ऑफ एक्टिविटीज है वो देख सकती है और उसके ऊपर काम कर सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर अभी प्रोडक्ट वो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें उसकी डिमांड फॉल हो रही है, राइट। तो ये भी ऑपरेशनल इश्यू है, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, तो ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है। फॉल इन रेवेन्यू वुड मीन लोअर टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द लायबिलिटीज फॉर द कंपनी, राइट। अगर रेवेन्यू कम है तो प्रॉफिट कम होगा और टैक्स लायबिलिटी कम होगी। भाई हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ी काम करते हैं कि वहां का रिस्क थोड़ी ना देख रहे हैं, राइट। टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो उससे ऑडिटर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गलत होगा तो फर्क पड़ता है, राइट। तो ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है, तो आंसर आएगा बी, राइट। रेवेन्यू में फॉल हो रहा है तो उससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है, तो उसका अजम्पशन बराबर है या नहीं, और उसका अगर अजम्पशन बराबर नहीं है तो वो डिस्क्लोजर प्रॉपर किया है या नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऑडिट रिस्क बनेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, बट वहां पर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकते हैं, तो ये ऑडिट रिस्क बन सकता है। समझ में आ रहा है, राइट। आपने ऑडिट रिस्क अच्छे से समझा होगा, बट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी पता चलना चाहिए, तो ये पूरा केस स्टडी अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको ना समझ में कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर गेटिंग आउटडेटेड इन द मार्केट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क। जो कंपनी की प्रोडक्ट्स है वो आउटडेटेड हो रही है, तो कौन सा ऑडिट रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ है। द कंपनी शुड डिवाइस स्ट्रेटेजीज टू सेल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल नहीं हो रही है तो कंपनी को कुछ और स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से सेल करना पड़ेगा, तो सेल इंक्रीज हो सकता है, मतलब कि वो प्रोडक्ट है वो सेल हो सकती है। बट ये टोटली ऑपरेशनल चीज है, इसमें ऑडिट रिस्क नहीं आएगा, राइट। तो ये आंसर नहीं है। इन्वेंटरीज में बी अंडरस्टेटेड इन सच अ सिनेरियो, इस केस में इन्वेंटरी है वो अंडरस्टेटेड हो सकती है। लेट्स सी, इन्वेंटरीज में बी ओवरस्टेटेड इन सच अ सिनेरियो, शायद इन्वेंटरी है वो ओवरस्टेटेड हो सकती है, ये भी देखते हैं। द कंपनी शुड लॉन्च अ 1-on-1 फ्री ऑफर फॉर इट्स कस्टमर, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ, एक परचेस करे दूसरा आपको फ्री मिलेगा, तो ऐसी कोई ऑफर लेकर आनी चाहिए, बट ये भी हमारा काम का नहीं है, ये ऑपरेशनल मैटर है। स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग वो कुछ भी करे उनसे ऑडिटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऑडिट रिस्क नहीं है, तो ये ऑप्शन डी नहीं आएगा। अब आएगा ऑप्शन बी और सी में से कुछ आएगा, या इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड हो सकती है या इन्वेंटरी अंडरस्टेटेड हो सकती है। क्या लगता है आपको क्या होगा, राइट। इन्वेंटरी है, अब इन्वेंटरी के लिए एक प्रिंसिपल है, राइट, AS2 के हिसाब से, राइट। इन्वेंटरी किस तरह से हम वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस जितने में हमें वो इन्वेंटरी पड़ी, हमने बनाई, वो जो खर्चा है वो पूरा कॉस्ट है। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सिंपली मार्केट वैल्यू, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं जो अपने AS2 में पड़े होंगे, राइट। तो मार्केट वैल्यू सिंपली अगर समझे अभी NRV को, तो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट से कब कम होती है, जब उसकी डिमांड नहीं होती है, राइट। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंस जो मार्केट है, सॉरी प्रोडक्ट है कंपनी की, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रही है और इतनी डिमांड नहीं आ रही है, तो उस वजह से चांसेस है कि जो मार्केट वैल्यू है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो सकती है, राइट। वो रिड्यूस हो सकती है तो क्या होगा कि कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर में यहां पर NRV पर वैल्यू करना पड़ेगा। जनरली इन्वेंटरी कॉस्ट पर तो वो वैल्यू करते ही है, बट यहाँ पर अगर NRV है वो कम हो गई है, मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई है, डिक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इन्वेंटरी को मार्केट वैल्यू पर उन्होंने रिकॉग्नाइज ना किया हो, उन्होंने फिर भी कॉस्ट पर ही वो लोग वैल्यू करते हो। तो क्या होगा कि एक्चुअल में फॉर एग्जांपल कॉस्ट है 100 रुपीज, मार्केट में पहले वैल्यू थी 150 रुपीज, अब हो चुका है कि ये 70 रुपीज में ही बिकेगी, तो क्या हो जाएगा कि अब उन्होंने दिखाना चाहिए 70 रुपीज पर, दिखाया कितने पर होगा, 100 रुपीज पर। होना चाहिए 70 रुपीज की इन्वेंट्री, बट हुआ है 100 रुपीज पर, तो क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री है वो ओवरस्टेटेड हो सकती है, राइट। मार्केट में डिमांड नहीं है, आउटडेटेड हो चुके हैं प्रोडक्ट, उस वजह से उनकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, तो कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर वाला फॉर्मूला उन्होंने शायद अप्लाई ना भी किया हो, तो वहां पर क्या होगा 100 और 70 में से 70 पर एक्चुअल में वैल्यू होना चाहिए, बट यहां पर 100 पर किया हो सकता है, तो इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड हो सकती है। सो आंसर वुड बी सी, राइट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें AS2 का अप्लाई करना कई बार आपको याद नहीं ऐसा हो सकता है, राइट। इन्वेंटरी का ये बेसिक सा फॉर्मूला है, बट ये रीजन से ऐसा आंसर आएगा वो समझ में ना आए, ऐसी चीज हो सकती है, राइट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, अ लार्ज कस्टमर हैज फेल्ड टू पे द कंपनी, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क फ्रॉम बिलो। लार्ज कस्टमर है, उन्होंने कंपनी को पे नहीं किया है, तो वहां पर क्या ऑडिट रिस्क आएगा।
रिसीवेबल्स में बी मिसस्टेटेड इफ इररिकवरेबल डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ। रिसीवेबल है वो मिसस्टेटेड हो सकते हैं क्योंकि जो इररिकवरेबल डेट है, जो रिटर्न नहीं आ सकते, जो पैसा हमें नहीं मिल सकते, उसको राइट ऑफ नहीं किया, इस वजह से वो मिसस्टेटेड हो सकते हैं। रिसीवेबल्स में बी ओवरस्टेटेड इफ इररिकवरेबल डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ। रिकवरेबल जो रिसीवेबल्स है वो ओवरस्टेटेड हो सकते हैं क्योंकि जो इररिकवरेबल डेट है उसको राइट ऑफ नहीं किया है। राइटिंग ऑफ इररिकवरेबल डेट वुड इंपैक्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एडवर्सली। राइटिंग ऑफ इररिकवरेबल डेट, अगर हम उसको राइट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि लॉस या फिर एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। ये अलाउड नहीं होता है ना कि आपको उसकी इंपैक्ट प्रॉफिट पर क्या आ रही है उस वजह से आप वो ना दिखाए, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा एडजस्टमेंट ना करे, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये तो गलत है। फेलियर टू रिकवर आउटस्टैंडिंग डेट वुड इंपैक्ट कैश फ्लोज ऑफ कंपनी एडवर्सली। आउटस्टैंडिंग डेट है उसको लेकर नहीं आ पाए, उसका फेलियर जो है उससे कैश फ्लो अफेक्ट होगा, राइट। तो ये कैश फ्लो अफेक्ट होगा, ये भी कंसर्न इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये भी ऑडिट रिस्क वैसे नहीं है। तो अब आएगा आंसर ए या फिर बी में से। यहां पर मिसस्टेटेड होगा, यहां पर लिखा है ओवरस्टेटेड। ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, यहां पर वो ओवरस्टेटेड होगा क्योंकि उन्होंने तो राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल है वो कम हो जाएगी, एक्चुअल में तो वो नहीं मिलने वाला है, तो वो ओवरस्टेटेड अभी ज्यादा दिखाया है, वो राइट ऑफ करेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो एक्चुअली अभी जो डेटर्स दिखाए हैं वो ओवरस्टेटेड हो सकते हैं, ऐसा रिस्क हो सकता है। तो यहां पर आंसर आएगा बी, सिंपल। फोर्थ है आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 डेज टू 90 डेज। यहां पर कौन सा रिस्क है कि जो इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड है वो 30 डेज से 90 डेज हो गया, उससे क्या रिस्क हो सकता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज, उस वजह से ओवरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज है वो ज्यादा अमाउंट से दिखाया हो, ऐसा रिस्क हो सकता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ रिलेटिंग टू एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरीज, शायद इन्वेंटरीज एग्जिस्ट ही ना करती हो। होल्डिंग पीरियड बढ़ जाने से उसका एग्जिस्टेंस गायब नहीं हो जाएगा ना, वो गायब थोड़ी हो जाएगी, राइट। तो यहां पर एग्जिस्टेंस का रिस्क नहीं आ सकता, इसीलिए ये आंसर तो नहीं आएगा। देयर इज अ रिस्क दैट शो स्लो मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स वुड इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी व्हेन जीएसटी रेट्स आर इंक्रीज्ड। स्लो मूवमेंट की वजह से जीएसटी रेट्स बढ़ सकते हैं, तो वो रिस्क हो सकता है, राइट, टैक्स लायबिलिटी का। ये भी रिस्क वैसे नहीं है, वो हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, और जीएसटी पर क्या इंपैक्ट आएगी वो तो एक्चुअल में जो होने वाला है वो देना ही पड़ेगा, तो ये एक्चुअल में ऑडिट रिस्क नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। देयर इज अ रिस्क रिलेटिंग टू होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट है उसके लिए रिस्क हो सकता है क्योंकि वो बढ़ जाएंगे, ज्यादा टाइम पर रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ सकता है। बट हम कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन पर नहीं सोचते हैं क्योंकि ऑडिटर का काम वो नहीं है, इसलिए ये भी रिस्क नहीं है। तो आंसर आएगा देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज। अब कैसे ओवरस्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम पर रहेगी, स्लो मूविंग हो गई है, जो भी कंपैरेटिवली स्लो मूविंग हो गई है, तो वो इन्वेंटरी की प्राइस रिड्यूस हो सकती है, एनआरवी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो सकती है, और उस वजह से जो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर है वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, वो कॉस्ट पर ही वैल्यू करेंगे, तो शायद हो सकता है कि अभी इन्वेंटरी जो है वो ओवरस्टेटेड दिखाई जा सकती है, तो वो ऑडिट रिस्क बन सकता है। क्लियर। एंड लास्ट एमसीक्यू जो है, पार्ट ऑफ इन्वेंटरीज आर लाइंग विद थर्ड पार्टीज, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व्ड। कुछ इन्वेंटरीज है वो थर्ड पार्टीज के पास है, तो उससे क्या ऑडिट रिस्क हो सकता है। देयर इज अ रिस्क दैट थर्ड पार्टीज डू नॉट मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कंपनी। शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी है वो जो कंपनी का जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से वो प्रोड्यूस ना करे, मैन्युफैक्चर ना करे, बट ये ऑपरेशनल आइटम है, ऑपरेशनल रिस्क है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है, हमारे लिए कुछ कंसर्न नहीं है, तो ये तो रिस्क नहीं है। देयर इज अ रिस्क दैट बाय गेटिंग जॉब वर्क डन फ्रॉम थर्ड पार्टीज कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स कॉस्ट। जॉब वर्क करा रही है, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, इन हाउस करेंगे तो कंपैरेटिवली कॉस्ट कम हो सकता है, बट ये कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल हमारा काम का नहीं है, वो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है। There is a risk that sufficient and appropriate evidence would not be available in respect of quantity and condition of inventories lying with third parties. Third parties के पास ये इन्वेंटरी है, तो यहाँ पर हमें शायद sufficient appropriate evidences नहीं मिलेंगे regarding the quantity and condition of the इन्वेंटरी लाइंग विद थर्ड पार्टीज। ये रिस्क हो सकता है क्योंकि क्वांटिटी से हमें फर्क पड़ता है, कंडीशन से हमें फर्क पड़ता है उस इन्वेंटरी की, क्योंकि हमें SF 501 के हिसाब से इन्वेंटरी की कंडीशन और एग्जिस्टेंस चेक करना जरूरी है, राइट। तो ये रिस्क हो सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है देयर इज अ रिस्क दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंटरीज लाइंग विद थर्ड पार्टीज।
थर्ड पार्टीज के पास जो इन्वेंट्री है उसमें क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। बट क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशनल मैटर है, ऑडिट रिस्क नहीं है, ऑडिटर उससे कंसर्न नहीं है, तो ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है। आंसर आएगा सी। जो क्वांटिटी और कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी है वो शायद पता ना चले, उसका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिले, ऐसा हो सकता है और ये ऑडिट रिस्क बन सकता है। क्लियर? तो यहां पर आंसर आएगा सी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये केस स्टडी। ऑडिट रिस्क तो आपको समझ में आना ही चाहिए, बट साथ में आपको अकाउंटिंग और ऑडिट के सारी और जो इंपैक्ट्स उसको भी पता होना चाहिए, तभी आप ये सोल्व कर पाएंगे। राइट, होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा केस स्टडी 1। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो ऐसे 315 के हिसाब से करना है, जहां पर हमने ऑडिट रिस्क के बाद जहां पर हम पहुंचे थे वहां पर से हम स्टार्ट करेंगे। जो पॉइंट आई थिंक 1.6 था वहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन एंड रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।